तो आज हम बात करने वाले हैं 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग बोर्ड्स में आने के हाई प्रोबेबिलिटी। कहने का मतलब ये है मेरा कि क्लास 10 का एग्जाम जो होगा, साइंस का आपका पेपर जो होने वाला है, इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इन 20 क्वेश्चंस के आने का। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये 5 साल का प्रीवियस एनालिसिस भी है, साथ साथ एक तरह का एक इंट्यूशन भी है। तो इन 20 क्वेश्चंस को जरूर देख के जाओ। इसको हम 5 मिनट की वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपका कोई रिवीजन हो जाए और इसी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको मदद करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका जो चांस से बढ़िया आने का कह रहा है कि आपका फिजिक्स है कि ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर विथ एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सी के यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी इज अ कीवर्ड, मार्क करिएगा। कॉनकेव मिरर है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपके स्टेप्स क्या है ड्रॉ करने का, वो तो समझ लीजिए कि ड्रॉ पैरेलल रे विच इज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें जान लेते हैं। देखो पहले ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये होता है हमारा पोल और ये होता है हमारा फोकस। याद रखिएगा, फोकस से पोल की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग स्मॉल एफ से शो करते हैं, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, और सी जो होता है ये बनता है दरअसल एक सर्कल से। ठीक है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है सी, इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सुनो, इसी का अब ये जो है हमारा सेंटर। ठीक है, अब एक बात याद रखना, अब ये जो सेंटर है ना सी पॉइंट, अब कह रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है पीछे है सी के पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो समझिएगा बनती है किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनती है ना वो हमेशा 2 रे से ही बनेगी। देखो पहली रे जो है, पहली जो रे है, हमेशा रूल है कि पहली रे हमेशा पैरेलल जाएगी। किसके पैरेलल? ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। और पैरेलल अगर कोई रे है तो वो हमेशा फोकस से होके पास होगी। वो कहाँ से होके पास होगी? वो फोकस से होके पास होगी। ठीक, अब दूसरा रूल कहता है कि अगर दूसरी रे जो है सीधा पोल पे जा रही है तो वो सीधा पोल पे जितने डिग्री पे जाएगी उतने ही डिग्री पे वो जो है मतलब कि ये आपका रिफ्लेक्ट भी होगी। ठीक है, तभी यहाँ पे आप देखो एंगल आई और एंगल आर यहाँ पे दिखा रहा है, दोनों इक्वल है। अब ये दोनों मीट कहाँ करेंगी? ये मीट करेंगी एफ और सी के बीच में। मतलब इमेज का फॉर्मेशन होगा कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अगर आपको जरा सा आप इसमें देख पा रहे हो तो ये देखो ऑब्जेक्ट बड़ा था लेकिन इसका इमेज छोटा बना है। और साथ ही साथ मैंने आपको कार्टेशियन रूल बताया है कि इस इमेज को कहाँ रखना है आपको, ये मिरर को आपको रखना है किस पे? ग्राफ पे। यहाँ से इधर हमारा है क्या? इधर है हमारा माइनस एक्स एक्सिस, है ना? उस हिसाब से देखो। अब देखो रिजल्ट क्या होगा, हमारा जो इमेज बनेगा वो एफ और सी जो है, एफ और सी के बीच में बना। हाँ, सी और एफ के बीच में बना। ठीक है, कैसा इमेज होगा? राइट लेफ्ट में है। अगर देखो इमेज ऑब्जेक्ट दोनों एक ही साइड में है तो इमेज इज ऑलवेज रियल। और अगर रियल इमेज होगी तो सदैव हमेशा इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनेगा, ऑलवेज इन्वर्टेड। साथ ही साथ डिमिनिश मतलब उससे छोटी छोटी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी इसका आप देख सकते हो जो कि मैंने समझा दिया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना यहाँ पे लेंस है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f। ठीक है, तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें सारी चीजें दो हो जाती हैं। ठीक है, एक f है तो दूसरा 2f है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख लो, ये f है और 2f है। अब कह रहा है हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट इज एट f एंड 2f, मतलब 2f और f के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है। ठीक है, वही रूल सेम है। पहली रे पैरेलल गई तो कहाँ से जाके होके गुजरेगी? फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है, दूसरी रे कहाँ आई? पोल पे। अब पोल पे देखो, अब यहाँ पे यही बात समझना, पोल पे आई तो कुछ टेंस टू बी, इसको हम क्या मानते हैं कि टेंस टू बी मीट। मतलब ये कहाँ पे मिल रही होगी? ये हमको 2f के पीछे मिलेगी। अब इसका रिजल्ट आपको जो लिखेगा, देखो या इसका रिजल्ट होगा कि इमेज आपको बियॉन्ड 2f, मतलब कि आपको 2f के पीछे इमेज का फॉर्मेशन दिखेगा। और अगर आप जरा नोटिस कर पा रहे हो तो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा हाइट आपका इमेज का है। कहने का मतलब देखो, इमेज हमारी रियल है तो इन्वर्टेड है, और कैसी है? लार्ज, मतलब ऑब्जेक्ट से तो बड़ी बनेगी। ठीक है, थर्ड है हमारा डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला सिंपल सा है। हमें पता है कि पावर क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। मतलब आपकी देखो किसी की ताकत क्या है? वो कितना काम कर ले और कितने समय में कर ले। कहने का मतलब अगर टाइम कम ले रहा है और वह काम ज्यादा कर रहा है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप सभी को पता है डिनोमिनेटर अगर कम होगा, नॉमिनेटर ज्यादा होगा तो ऑलवेज आंसर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो वही है इलेक्ट्रिकल पावर जो है वर्क डन अपॉन टाइम हो गया। ठीक,
अब कह रहा है यहाँ पे सॉरी पावर, अब इसी को कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर को मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर को यहाँ पे शो किया है, इलेक्ट्रिकल पावर को शो किया है यहाँ पे VIT, ठीक है, VIT से। अब कह रहा है यहाँ पे कि देखो हमारा जो वर्क डन है, वर्क डन होता है VIT। V क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई करंट और टाइम, ठीक है जी। अब कह रहा है ये VIT वर्क डन है, ठीक है, क्या वर्क डन है, और हमें पावर पता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो हम W की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, तो हमें पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा VIT अपॉन टाइम T, ठीक है। अब इतना हमको मिल गया, तो यहाँ से आप देखिए T से T काट सकते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, पावर का यहाँ पे फॉर्मूला हमें मिल गया, यहाँ से हमें पावर का फॉर्मूला मिल गया P इक्वल्स टू VI, ठीक है, VI जो कि यहाँ पे दिया भी है। अब हमें ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू IR। कहने का मतलब है कि हमारा जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, इनवर्सली होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब ये बात आप समझिएगा, इसको ओम्स लॉ यूज करने पे जो हम ये देखो पावर का फॉर्मूला हमें VI है, यहाँ पे पावर हमें V और इंटू I मिला है, ठीक है। ओम्स लॉ में हमें पता है कि V जो है बराबर है किसके, V इक्वल्स टू I इंटू R है, V इक्वल्स टू I इंटू R है। एक सेकंड, जस्ट मिनट, इसको देखो। अब यहाँ पे इसको सिर्फ समझो कि हमें पता है कि V जो है वो I इंटू R है, ठीक है। अब ये बात समझना, हमें पावर यहाँ पे V इंटू I है, तो यहाँ पे हम V की वैल्यू I इंटू R पुट कर सकते हैं इस जगह पे, तो हमें पावर क्या मिल जाएगा, पावर हमें मिल जाएगा I इंटू R इंटू I। अब I से I मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर P को क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। हमें पता है कि जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, अगर I स्क्वायर से बढ़ेगा तो V भी स्क्वायर से बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम P को लिख सकते हैं पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, जो कि हमारा यहाँ पे दिया है, ठीक है। होप सो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको इलेक्ट्रिकल पावर की, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन दी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। लेंथ के साथ आप सभी को पहले देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही आपको पता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई A, ठीक है। तो मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया की इनवर्सल होता है, एरिया बढ़ाओगे तो घट जाएगा, ठीक है। और नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कि किस तरीके की रेजिस्टिविटी है उसकी, मटेरियल पे भी वो डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर का प्रिंसिपल जान लो कि करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ काम करता है, जो कि मैग्नेटिक, अब देखो याद रखना दो चीज, करंट मूविंग यानी कि डायनेमिक करंट से हम मैग्नेट बना सकते हैं, लेकिन मैग्नेट से करंट का बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका वर्किंग क्या है, करंट फ्लो होगा कॉइल के थ्रू, ठीक है, करंट फ्लो होगा कॉइल के थ्रू, और मैग्नेटिक फोर्स जो है क्या कॉज करवाएगा, रोटेशन कॉज करवाएगा। उससे होगा क्या, जो हमारा कम्यूटेटर है वो रिवर्स करंट जो है मेंटेन करेगा मोटर में, ठीक है। और यही हमारा प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर, याद रखना, करंट कैरिंग कंडक्टर ही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो क्या एक्सपीरियंस करवाएगा, करंट के कैरिंग मतलब करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस करा जाएगा, ताकि वो मैग्नेटिक फोर्स वहां पे एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, हीट जो होता है, अच्छा हीटिंग, इसका भी फॉर्मूला जैसे हमने निकाला अभी वैसे ही निकलेगा, फॉर्मूला याद करिए, याद रखिए, I स्क्वायर RT होता है, और ये हमको आप गर्मी में महसूस कर सकते हैं, आपने चार्जिंग लगाया फोन, आपका फोन भी हीट हो रहा है और अडाप्टर भी हीट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज हैं, तो रब होंगे तो पाई नेगेटिव नेगेटिव मिलेंगे, रिपल करेंगे तो जनरेट होगी हीट, ठीक है। अप्लाइंसेस में आपको दिख जाएगा, इलेक्ट्रिकल आयरन में दिख जाएगा, हीटर में दिख जाएगा, फ्यूजेस में दिख जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि एक्सप्लेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एन एग्जांपल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई ए कंपाउंड, कोई ए एलिमेंट बी एलिमेंट मिलके ए बी कंपाउंड बनाता है। मतलब जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, क्विक लाइम लिया है, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में डाला बन गया CaO मतलब स्लेट लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी का अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमारा एग्जाम्पल बन जाता है डिकम्पोजिशन का। देखो ना, कैल्शियम कार्बोनेट को इसी के थ्रू होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया तो क्विक लाइम और CO2 निकल गया। हमने ये डिटेल लेक्चर में बताया, प्लीज जाके वहां पर देखो, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप में आना तय है।
हम ऊपर पिन कर दे रहे हैं, एक बार देख लेना जरूर। डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है कि कोई BC एक कंपाउंड है जिसमें कोई एलिमेंट A जो है इसमें से किसी को डिस्प्लेस कर दे, तो यहाँ पे बन जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ले सकते हो आप। मान लो हमने आयरन डाला कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन, आयरन डिस्प्लेस कर देगा तो बन जाएगा FeSO4 और जो है हमारा आपको कॉपर बाहर दिख जाएगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट की भी रिएक्शन यही है। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में आप ये वाली डाल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन वाली, HCl और NaOH वाली चल जाएगी। देन है हमारा एक्सप्लेन कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, डेंसिटी पूछ सकते थे यहाँ पे। कोरोजन क्या है? कोरोजन है स्लोली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू ऑक्सीडेशन। मेटल का ऑक्सीडेशन होने के साथ उसकी अपर लेयर यानी कि उसका डिस्ट्रक्शन, उसकी डेंसिटी यानी उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाए, उसी को हम कहते हैं कोरोजन। इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय पेंटिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन, बाय एलॉइंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन पीएच स्केल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। पीएच क्या है? पीएच स्केल एक मेजरिंग यूनिट है जिससे हम एसिडिटी या फिर बेसिसिटी नापते हैं। ठीक है, अब पीएच जो होती है वो 0 से 14 के रेंज में होती है, 0 से 14 के रेंज में होती है पीएच स्केल। ठीक है, और ये जो अगर जितना देखो 0 से 14 तक होती है, मिडिल में ना 7 पे होता है न्यूट्रल। अब इस 7 के जितना इधर लेफ्ट साइड जाओगे उतनी एसिडिटी बढ़ती जाएगी, जितना राइट पे जाओगे उतना बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, वही कह रहा कि 7 से अगर कम है तो एसिडिटी एसिडिक है, 7 के बराबर है तो न्यूट्रल है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है। इंपॉर्टेंस क्या है? इससे टूथ प्रोटेक्शन होता है, सॉइल ट्रीटमेंट करवाया जाता है और डाइजेशन, ये तीनों जगह पे ये पीएच जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट खेला करता है यहाँ पे। 10th हमारा एक्सप्लेन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप के क्लीनिंग एक्शन को देखो, सोप में दो तरीके के हिस्से होते हैं। एक होता है हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डरना, मतलब जो टेल होगी वो पानी से डरेगी तभी वो अट्रैक्ट करेगी ग्रीस को। और अगर हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब चाहने वाला, पानी को चाहने वाला जो हिस्सा है यानी कि हेड हिस्सा, वो पानी के अंदर डिजोल्व होगा। ठीक है, ताकि वो मिसेल्स का फॉर्मेशन कर सके और डर्ट को ट्रैप करके उसे साफ कर सके। ठीक है, 11th हमारा एक्सप्लेन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज समझिएगा क्या है। मान लीजिए हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेने पे क्या हमारा बनता है? CH4 कंपाउंड। ठीक है, अब हम n की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो n की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो ये वैल्यू क्या हमारा बनेगा यहाँ पे? C2H5। ठीक है, अब समझना CH4 और C2H5 में डिफरेंस कितना आ रहा है वो देखिए आप। यहाँ पे एक कार्बन का डिफरेंस है 5 और एक ये नहीं C2H5 नहीं होगा, एक सेकंड, सॉरी, एक सेकंड, इसका मैं जनरल फार्मूला पहले आपको बता देता हूँ। ये एल्केन का जनरल फार्मूला मान लो CnH2n+2 वाला है, समझना। अब यहाँ पे हम अगर वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे हमारा बनेगा C2H6। ठीक है, C2H6। अब C2H6 और CH4 का डिफरेंस हमको देखना है। देखो यहाँ पे एक C का डिफरेंस दिख जाएगा आपको और H क्या है? 4 और 2 6, मतलब कि CH2 का डिफरेंस। होमोलोगस सीरीज कहता है कि आप किसी सीरीज को कैसे भी करो वहां पे CH2 का डिफरेंस आना चाहिए, या फिर इसी का मास निकाल लेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, तो इसका दूना करेंगे 6 दूनी 12 और इन दोनों का 2 दूना 4, तो 12 2 14, मतलब 14 यूनिट का भी डिफरेंस होगा। यहाँ पे सिंपल सा है, डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट आप डालो और सेम फंक्शनल ग्रुप और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको CH2 का डिफरेंस दिखेगा, उसी को हम कहते हैं कंटिन्यूअस, उसी को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड में आपका सिंगल बॉन्ड आ जाता है, अनसैचुरेटेड में आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, कह रहा है कि सैचुरेटेड में देखो आपका सिंगल बॉन्ड आ जाता है। सिंगल बॉन्ड क्या है? लीस्ट रिएक्टिव होता है। याद रखना, अगर एक बॉन्ड है तो लेंथ तो ज्यादा होगी लेकिन स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, डबल बॉन्ड की जो है स्ट्रेंथ सिंगल से तो ज्यादा होगी लेकिन थर्ड से ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी लेकिन लेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, ऐसे समझो। सैचुरेटेड जो होगा सिंगल बॉन्डेड होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा। अनसैचुरेटेड जो होगा वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा जो बहुत हाई रिएक्टिव होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन आप सभी को पता है कि 5 स्टेप्स में होते हैं। पहला है इंजेशन मतलब खाने को मुंह में रखना। देन है डाइजेशन, खाया हुआ खाना पचना। देन है एब्जॉर्प्शन, जो आपने खाना पचाया उससे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन को मतलब कि उसको एब्जॉर्ब करना। देन एसिमिलेशन, जो आपने न्यूट्रिशन आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया उसको हर सेल के पास भेजना भी तो है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड अनवांटेड फूड मटेरियल जो बॉडी में रह गए हैं उसको बॉडी के बाहर निकालना है, उसे हम कहते हैं ईजेशन।
तो वही 5 स्टेप में इन्वॉल्व होती है ह्यूमन में। न्यूट्रिशन डिटेल देखनी थी आप, ऊपर लेक्चर जरूर देख लो। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। देन नेक्स्ट हमारा डिस्क्राइब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? एयर पासेस थ्रू कहाँ? नोज, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन लंग्स। इसकी मैंने डिटेल बताया है, इसको भी डिटेल देख लो। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज करता है एल्वेलाई, क्योंकि लंग्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट ही होता है फंक्शनल यूनिट, वो है एल्वेलाई। ठीक है, देन एक्सप्लेन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हायर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि हाइट लंबी होती है तो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है, जो कि क्या वेस्कुलर बंडल भी बोला जाता है। जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है, और याद रखना जाइलम हमेशा यूनी डायरेक्शन होता है, मतलब नीचे से हमेशा ऊपर ही जाएगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में। अब फ्लोएम क्या है? फूड का ट्रांसपोर्ट करवाना। फूड का ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल होता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल। जैसे फूड किचन ऑफ लीफ कौन है? किचन ऑफ प्लांट कौन है? लीफ। खाना बना पत्तियों में, तो रिक्वायर्ड होगा फूड का कहाँ पे? फूड का रिक्वायरमेंट होगा रूट को भी, तो खाना नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, तो खाने का यानी फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल होती है। देन नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन। इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आना तय है, इसको मैंने बहुत प्यार समझाया, बहुत बेस्ट तरीके से ऊपर लेक्चर पिन किया, जरूर देखो। ठीक है, ब्लड पासेस ट्वाइस टू द हार्ट, दैट्स व्हाई इसको बुलाता है डबल सर्कुलेशन गिवन बाय विलियम हार्वे। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से लंग्स पे जाता है ब्लड, जिससे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड को। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो हार्ट से बॉडी में जाए, और इसको कौन ले जाता है हार्ट से बॉडी में? हमारी आर्टरी, मेन आर्टरी। ठीक है, देन ये इंश्योर करती है कि इफिशिएंट ऑक्सीजन का सप्लाईमेंट हो पाए। देन नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार आता है मोनो और डाई से क्वेश्चन। क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी क्या? स्मॉल टी। सिंपल सा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी से आप पहले सेल्फिंग कराओगे तो आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तब इन्हीं का सेल्फिंग करवा देना है कैपिटल टी स्मॉल टी से। इस कैपिटल टी से इससे मिला तो ये बना कैपिटल टी। ठीक है, फिर ये कैपिटल टी इससे मिला तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये स्मॉल टी इससे मिला तो ये क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे मिला तो स्मॉल टी। जन याद रखना कि पहले F1 जनरेशन में सारे टॉल मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, F2 जनरेशन में इसका जो 3:1 रेशियो होगा, मतलब 3 बड़े और 1 छोटा, ये फिनोटिपिक रेशियो है। जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। मतलब ये 1 जो आया है कैपिटल टी प्योर लाइन, और जो 2 मिले हैं हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिले हैं, और एक और क्या मिला है हमें? मोनोहाइब्रिड, सॉरी ये होमोजाइगस रेसेसिव, ये होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, और ये हाइब्रिड। और यहाँ पे लॉ ऑफ मेंडल के तीनों लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ये पैथवे होता है। स्टिमुलेशन मतलब जो स्टिमुलेट मिला, रिसेप्टर के पास गया, रिसीव किया, स्पाइनल कॉर्ड ने एक्ट किया, देन इफेक्टर जहाँ पे काम हुआ आपने हाथ डाल लिया। इसको मैंने डिटेल समझा रखा है, इसलिए यहाँ पे लोड नहीं दिया हूँ, क्योंकि इसको मुझे 5 से 10 मिनट में वीडियो खत्म करनी है। ये रैपिड होता है और इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट है एक्सप्लेन फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो। यहीं पे क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब भी। फूड चेन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, और यहाँ पर 10% लॉ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एनर्जी डिक्रीज हो जाती है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे 90% मतलब यूज हो जाती है, और 10% ट्रांसफर हो पाता है, इसी को कहते हैं 10% लॉ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सप्लेन ओजोन डिप्लीशन कॉजेस और प्रिवेंशन। ओजोन डिप्लीशन क्यों होता है? ड्यू टू रिलीज ऑफ CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस, जहाँ किससे होती है? AC रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से। ये क्या काम करती है? ओजोन लेयर यानी कि O3 को डैमेज करती है। इससे O3 डैमेज हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट पेनिट्रेट करेगी हमारे एटमॉस्फेयर में। वो क्या कॉज करवाएगी? स्किन कैंसर करवा सकती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा सकती है। ठीक है, प्रिवेंशन क्या होगा? हमें CFC प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स का जुगाड़ यानी कि इस्तेमाल करना चाहिए। दैट्स इट। ये 20 क्वेश्चंस आने के बहुत हाई चांसेस हैं। प्लीज इनको एक बार देखो, क्विक देख लो, और मैं ही कह रहा कि पढ़ते समय देखो आप, मतलब कि कुछ और काम करते समय, खाना में खाते समय तारक मेहता की जगह इसको देख लो, बस 5 मिनट में रिवाइज कर लें, या 1.5x 2x पे देख के खत्म करो। अब बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट टॉपिक विद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट एंड स्टे हेल्दी।